मैं जिनेंद्र, आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज के समाचारों की ओर। श्री एस.एस. जैन सभा रजिस्टर्ड रायकोट के तत्वाधान में त्रिवेणी महासंगम महोत्सव का आयोजन 4 फरवरी 2024 को प्रातः 8:30 बजे से पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री रूपचंद जी महाराज साहिब के समाधि स्थल लुधियाना रोड रायकोट में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में स्वामी श्री रूपचंद जी महाराज साहिब की 213वीं जन्म जयंती, पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज साहिब का 62वें पुण्य स्मृति दिवस, संत रत्न सेवा शिरोमणि श्री आलोक मुनि जी महाराज साहिब का दीक्षा दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ, पावन सानिध्य संत रत्न सेवा शिरोमणि श्री आलोक मुनि जी महाराज साहिब, युवा कर्मठ संत श्री अमन मुनि जी महाराज साहिब आदि ठाणे 2 व जैन भारतीय संयम शिरोमणि महासाध्वी श्री सुशील कुमारी जी महाराज साहिब आदि ठाणे 7 की निश्रा में किया जा रहा है। इस त्रिवेणी महासंगम महोत्सव के पावन उपलक्ष्य पर 4 फरवरी को प्रातः 8 बजे जैन स्थानक रायकोट से पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री रूपचंद जी महाराज साहिब समाधि स्थल तक शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें चंदनबाला महिला संघ बहुमंडल तरुणी मंडल विशेष प्रस्तुति देंगे व गायक अरुण जैन श्री पद्मावती म्यूजिकल ग्रुप चंडीगढ़ वाले गुरुदेव का गुणगान करेंगे। वहीं 5 फरवरी को पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री रूपचंद जी महाराज साहिब की समाधि स्थल परिसर में श्री रूप गुरुवे नमः का जाप रखा गया है। त्रिवेणी महासंगम महोत्सव का सीधा प्रसारण देखें आत्मा चैनल के सोशल मीडिया हैंडल व फास्टवे के चैनल नंबर 596 पर। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत एक ताकतवर मुल्क है और इसकी दुनिया में प्रतिष्ठा है। ऐसे में मुश्किल हालात में हमें दूसरों की मदद करनी ही होगी। विदेश मंत्री का बयान ऐसे समय में आया है जब हाल ही में लाल सागर में ईरान के व्यापारिक जहाज को भारतीय नौसेना ने समुद्री लुटेरों से बचाया है। मुंबई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में छात्रों से बातचीत के दौरान विदेश मंत्री ने ये बात कही। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत की बढ़ती क्षमता, हमारे अपने हित और हमारी प्रतिक्रिया की वजह से हमें मुश्किल परिस्थितियों में दूसरों की मदद करनी ही होगी। विदेश मंत्री ने आगे कहा कि अगर हमारे पड़ोस में बुरी चीजें हो रही है और हम कहें कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसे में हमें जिम्मेदार देश नहीं समझा जाएगा। हाल के समय में भारतीय नौसेना ने व्यापारिक जहाज का अपहरण करने के समुद्री लुटेरों के प्रयासों को कई बार नाकाम किया है। हाल ही में ईरान का झंडा लगे एक जहाज को भी भारतीय नौसेना ने सोमालिया के तट पर समुद्री लुटेरों से बचाया। इस जहाज के क्रू सदस्यों में 19 पाकिस्तानी शामिल थे। अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट पर इजराइल हमास युद्ध के बाद से हमले बढ़े हैं। यही वजह है कि नौसेना ने लाल सागर और अरब सागर के इलाकों में अपने 10 युद्धम जहाज तैनात कर रखे। बीते दिनों ब्रिटेन का झंडा लगे एक व्यापारिक जहाज की भी नौसेना ने मदद की थी, जब जहाज पर हूती विद्रोहियों ने मिसाइल से हमला किया था। You know, the bulk of countries in Africa, for example, they are food importers. When the wheat market dried up, there were countries who actually, didn't know how they were going to feed their population. And when they could feed the population, the prices went up. So, for them, and again, what made them really upset was this was not part of the debate about Ukraine. That there were other issues, and rightly those issues should have been debated. I have no quarrel with that. But the pain of the global south, that suddenly no wheat, no fuel, no fertilizer, inflation went high. So these two trauma back to back, and when they looked around and said, okay, there's one of us who's at least doing well, who's standing up, who's willing to help, who will give us vaccines, who will help out where food is concerned, in whose achievements they take pride. I remember when Chandrayaan landed, we were in Africa, and I can tell you, this was for a BRICS meeting. There were about 50 countries who were present. Many people were invited. These 50 countries felt as though the Chandrayaan landing was their landing also. I mean, somewhere that is what global south is about, that sense of solidarity. So when we use the term today, Vishwamitra, I can tell you, as young Indians who will be going out in the world, today you will get a degree of respect, you will get a degree of friendship, you will get often, I was in Dominican Republic
and I had a hour off. That's as much as I get. And I went to see a place where people told me Christopher Columbus was buried. And when I went there were some rediwalas outside. And they saw the flag, they saw me getting out. They figured out who I was. So some of them came up to me and started talking to me in Spanish. My Spanish is non-existent. They could see they weren't getting through. Okay? So finally what they did was, one of them did, and then did vaccine. So for them, it was the beard and the vaccine. That for them was the image of India. So today, when you asked what is it like to be Modi's foreign minister, that day I realized what it is like to be Modi's foreign minister. आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। चंडीगढ़ में शहरी निकाय चुनाव में मेयर पद पर भाजपा का कब्जा बरकरार है। जी हां, पार्टी के उम्मीदवार मनोज सोनकर को मेयर घोषित कर दिया गया है। आप और कांग्रेस के साझा उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा है। मनोज सोनकर ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार कुलदीप टीटा को 4 वोटों से हरा दिया। पीठासीन अधिकारी ने 8 वोट अमान्य करार दिए। इस पर आप और कांग्रेस ने पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह पर कई वोटों के साथ छेड़छाड़ के भी आरोप लगाए। कांग्रेस और आप पार्षदों का आरोप है कि अनिल मसीह वीडियो में कई वोटों पर पेन चलाते हुए नजर आए हैं। वीडियो में भी इसके सबूत है। बता दें कि 18 जनवरी को नगर निगम के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए मतदान होने थे, लेकिन इसे ऐन वक्त पर स्थगित कर दिया गया था। उस वक्त कहा गया था कि पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह की तबियत अचानक खराब हो गई, इस वजह से चुनाव को स्थगित कर दिया गया। इस चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने साथ मिलकर उम्मीदवार उतारे थे। मेयर पद के उम्मीदवार आप से थे तो सीनियर डिप्टी और डिप्टी मेयर पद के उम्मीदवार कांग्रेस से थे। आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव में पीठासीन अधिकारी पर वोटों से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। इस बीच आप पार्षद प्रेमलता ने कहा कि उनकी पार्टी हाई कोर्ट जाएगी। भाजपा ने धोखे से जीत हासिल की है। 8 वोट अवैध कैसे हो सकते हैं? आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सोमवार को दिल्ली से गायब होने के आरोपों के बीच वे मंगलवार दोपहर को रांची पहुंचे। बताया गया कि उनके घर के आसपास 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दी गई। वहीं विधायकों ने उनके आवास में पहुंचना शुरू कर दिया। आज सुबह ही राज्यपाल के साथ बैठक के बाद डीजीपी ने बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर पूरे राज्य में 7000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास की प्रवर्तन निदेशालय की तलाशी के बाद पैदा हुई राजनीतिक स्थिति के मद्देनजर राज्य में और भी कई जगहों पर धारा 144 लागू हुई है। प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम कथित भूमि धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन के एक मामले में जांच के लिए सोमवार को सोरेन के दक्षिण दिल्ली स्थित शांति निकेतन आवास पहुंची और 13 घंटे से अधिक समय तक वहां डेरा डाले रही। इस दौरान उन्होंने परिसर की भी तलाशी ली। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। हनुमान जी की बहुत सारी मूर्ति आपने देखी होंगी। एक मुखी से लेकर पंचमुखी हनुमान की आपने पूजा भी की होगी, लेकिन क्या ऐसी मूर्ति देखी है जिसके 11 मुख और 22 भुजाएं हों? ऐसा ही एक दुर्लभ मूर्ति वाला मंदिर राजस्थान में है। ये मंदिर बहुत मन्नतों वाला है। राजस्थान अपने रीति रिवाजों, रियासतों और शौर्य गाथाओं के लिए जाना जाता है। यहाँ कई प्रसिद्ध मंदिर भी हैं। इन्हीं में से एक है भीलवाड़ा का हनुमान मंदिर, जो एकादश मुखी हनुमान के नाम से प्रसिद्ध है। यह मंदिर पूरन दास जी की बगीचे में स्थित है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, एकादश मुखी यानी 11 मुखी हनुमान। मूर्ति में हनुमान के 11 मुख और 22 भुजाएं हैं। कहते हैं यहाँ हनुमान जी के दर्शन कर लेने से 11 अवतारों और उनकी शक्तियों का फल भक्तों को एक साथ मिल जाता है। इस मंदिर के पुजारी शिष्य आदित्य दास है। उन्होंने बताया कि यह बगीची करीब 111 साल पुरानी है और इसमें स्थापित ये मूर्ति दुर्लभ है। पूरे भारत से यहाँ श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। आदित्य दास आगे बताते हैं कि हमारे दादा गुरु रमाकांत दास जी महाराज ने इस प्रतिमा की यहाँ स्थापना करवाई थी। पूरे राजस्थान में यह एकमात्र 11 मुखी हनुमान मूर्ति है। हनुमान जी महाराज के रुद्र रूपी 11 मुख और 22 भुजाएं हैं। पूरन दास जी के बगीचे के महंत आशुतोष दास ने बताया कि भगवान हनुमान के 11 मुख भगवान के 11 अवतारों की प्रतीक है, जिसमें गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, श्री राम, शिव, हयग्रीव,
वराह, हनुमान, नरसिंह के साथ साथ पक्षियों के राजा गरुड़ और भगवान शिव का अवतार भैरवनाथ भगवान के मुख शामिल है। भक्त एक ही मूर्ति में भगवान के 11 अवतारों की दर्शन यहाँ करते रहते हैं। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने चिंतपूर्णी के नजदीक ज्वाल ग्राम पंचायत में जिला परिषद मुबारकपुर के तहत पड़ते 16 बूथों के त्रिदेव सम्मेलन में शिरकत की। कार्यक्रम के पश्चात पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सरकार को जवाब देना मुश्किल हो गया है। विकास कार्य ठप पड़े हैं, गारंटियां फेल हो चुके हैं और झूठ बोलकर अब लोगों को गुमराह कांग्रेस सरकार कर रही है, जिस कारण कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भी मनोबल गिर रहा है। पिछले मात्र 1 वर्ष में 15,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर कांग्रेस सरकार ने हिमाचल प्रदेश को कर्ज में डुबोने का मन बना लिया है, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि यदि इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सरकार कर्ज लेते रही तो 75,000 नहीं बल्कि भारी भरकम नया कर्ज छोड़कर जाएगी, जिसको चुकाने में कोई भी सरकार संभव नहीं होगी। उन्होंने आगे कहा कांग्रेस सरकार ने ठान लिया है कि गारंटियां फेल हो चुकी है, अब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कांग्रेस कर रही है। उन्होंने आगे बताया कि हिमाचल प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है और कांग्रेस सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। विभाग जो है वो मूंगफली की तरह बांटे गए हैं और जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको अनदेखी करके मतलब अपने दोस्तों को तरजीह दी जा रही है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 1 साल से ज़्यादा समय हो गया कांग्रेस की सरकार को। अब सवाल जनता के साथ साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता भी उठा रहे हैं और प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि जनता को जवाब देना मुश्किल हो गया है, विकास कार्य ठप पड़े हैं, जो गारंटियां दी थी वो फेल हो गई है और एक के बाद दूसरा झूठ कांग्रेस बोल रही है और एक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं का मनोबल भी गिर रहा है। साख तो इनकी पहले गिर चुकी है। मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि हाँ हिमाचल प्रदेश पर 75,000 करोड़ रुपया कर्जा छोड़ के दिए बीजेपी सरकार, तो इसके बारे में क्या कहना है? कांग्रेस सरकार ने पिछले 1 साल में 15,000 करोड़ का कर्जा लेना है। आप कल्पना कीजिए अगले 5 साल में कांग्रेस की सरकार अगर इसी तरह से कर्जे लेती रही तो 75,000 करोड़ का नया कर्जा छोड़ के जाएगी हिमाचल प्रदेश के ऊपर और पिछला ब्याज गिन लें तो ना जाने कितना कर्ज हिमाचल प्रदेश के ऊपर हो जाएगा। आखिर कांग्रेस ने ये ठान लिया है कि हिमाचल प्रदेश को कर्जे में डुबोकर ही जाना है। नए संसाधन खड़े नहीं हो रहे, विकास कार्य ठप पड़े हैं, गारंटियां फेल हो गई हैं और केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, हिमाचल की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही और कांग्रेस की सरकार चुप है, मूक दर्शक बन गई, कोई जवाब नहीं है और कांग्रेस के अपने ही प्रश्न चिन्ह खड़े। चिंतपूर्णी से अमन शर्मा की रिपोर्ट। पंजाब के कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारूचक गांव बकनौर और माजरा में वाटर सप्लाई का उद्घाटन करने पहुंचे। इस मौके पर नरेश सैनी, जिला अध्यक्ष बीसी विंग, ब्लॉक अध्यक्ष पवन कुमार, ब्लॉक अध्यक्ष संदीप कुमार आदि मौजूद रहे। जल आपूर्ति का उद्घाटन करने के बाद कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारूचक ने कहा कि आज एक बार फिर विधानसभा क्षेत्र भोआ के अंतर्गत विभिन्न गाँव का दौरा करने का अवसर मिला। भोआ हल्के के गाँव बकनौर व माजरा में लाखों रुपए खर्च कर वाटर सप्लाई लगाई गई है, जिसका सीधा फायदा लोगों को होगा और करीब 3 गांवों के लोगों को स्वच्छ पेयजल मिल सकेगा। ਅੱਜ मैं फिर एक बार अपने प्यारे लोगों च आया। मेरा विधान सभा हल्का भोआ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਡੇਟ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ 2 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਿੰਡ ਮਾਜਰਾ ਔਰ ਪਿੰਡ ਬਕਨੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈਆਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਬਕਨੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 52 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਮਾਜਰਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖੜੇ ਆ, ਮਾਜਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਅੱਜ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਰਾਜੀ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਨਾਲ। ਸੋ 1 ਕਰੋੜ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 3 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈਆਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ।
ਸੋ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੋਹਫੇ 2-3 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਪਿੰਡ ਬਕਨੌਰ, ਪਿੰਡ ਮਾਜਰਾ ਔਰ ਪਿੰਡ ਰਾਜੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਸੋ ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ 1 ਕਰੋੜ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਰਵਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਵਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। तो भविख के अंदर भी बहुत सारिया होर वाटर सप्लाइयां कई पिंडां 'च तैयार ने, जिन्हां दे आने वाले दिनां नूं असीं समर्पित करांगे अपने लोकां नूं। पठानकोट से आलोक कुमार की रिपोर्ट। भोले बाबा रतन मुनि जैन युवा सोसाइटी व न्यू यंग 5 स्टार क्लब की ओर से आज श्रमण संघीय प्रथम पटधर आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज की 62वीं पुण्यतिथि के निमित्त आत्म नमन यात्रा घंटाघर चौक से मोतीराम महाराज की समाधि स्थल गौशाला चौक लुधियाना तक निकाली गई। इस यात्रा में जैन समाज के कई महानुभाव उपस्थित रहे, जिन्होंने गुरुदेव की महिमा का बखान किया। आत्म नमन यात्रा नूं एडा भरमा हुंगारा 123 स्टाल लगा के लोगों ने आत्माराम महाराज की पुण्यतिथि से एडा भरमा हुंगारा दिता। नौजवानों नूं मैं तमाम जैन समाज के नाल नाल सनातनी समाज का भी धन्यवाद करदा कि जिन्हां ने सानू एडा भरमा हुंगारा दिता। जैन धर्म के प्रथम आचार्य पटधर आचार्य आत्माराम महाराज की पुण्यतिथि से अज ये नमन यात्रा का आयोजन घंटाघर चौक तो किया गया, जो मोतीराम महाराज की समाधि से खत्म होया। तमाम लुधियाना निवासियों का धन्यवाद। जय जिनेंद्र, शुक्रिया। लुधियाना से कैमरामैन विकास और नवल की रिपोर्ट। आप सभी को जानकर बहुत ही दुख होगा कि सिरसा पद्मावती धाम की प्रचारक, आराधक, उपासक गुरुदेव संत श्री दीप सागर जी का आज सुबह देवलोक गमन हो गया। महाराज साहिब के देवलोक गमन की खबर सुनते ही जैन समाज में शोक की लहर दौड़ गई, जिसके बाद महाराज साहिब के अंतिम दर्शन करने के लिए श्रावकों का सैलाब उमड़ पड़ा। महाराज साहिब को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए जैन समाज के कई श्रावक पहुंच रहे हैं। आत्मा चैनल भी महाराज साहिब को अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता है।
श्री एसएस जैन सभा रजिस्टर्ड रायकोट के तत्वाधान में त्रिवेणी महासंगम महोत्सव का आयोजन 4 फरवरी 2024 को प्रातः 8:30 बजे से पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री रूपचंद जी महाराज साहिब के समाधि स्थल लुधियाना रोड रायकोट में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में स्वामी श्री रूपचंद जी महाराज साहिब की 213वीं जन्म जयंती, पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज साहिब का 62वें पुण्य स्मृति दिवस, संत रत्न सेवा शिरोमणि श्री आलोक मुनि जी महाराज साहिब का दीक्षा दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पावन सानिध्य संत रत्न सेवा शिरोमणि श्री आलोक मुनि जी महाराज साहिब, युवा कर्मठ संत श्री अमन मुनि जी महाराज साहिब आदि ठाणे 2 व जैन भारतीय संयम शिरोमणि महासाध्वी श्री सुशील कुमारी जी महाराज साहिब आदि ठाणे 7 की निश्रा में किया जा रहा है। इस त्रिवेणी महासंगम महोत्सव के पावन उपलक्ष्य पर 4 फरवरी को प्रातः 8 बजे जैन स्थानक रायकोट से पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री रूपचंद जी महाराज साहिब समाधि स्थल तक शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें चंदनबाला महिला संघ बहुमंडल तरुणी मंडल विशेष प्रस्तुति देंगे व गायक अरुण जैन श्री पद्मावती म्यूजिकल ग्रुप चंडीगढ़ वाले गुरुदेव का गुणगान करेंगे। वहीं 5 फरवरी को पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री रूपचंद जी महाराज साहिब की समाधि स्थल परिसर में श्री रूप गुरुवे नमः का जाप रखा गया है। त्रिवेणी महासंगम महोत्सव का सीधा प्रसारण देखें आत्मा चैनल के सोशल मीडिया हैंडल व फास्टवे के चैनल नंबर 596 पर। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक आप देखते रहिए आत्मा चैनल। धन्यवाद।